नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। बिहार की राजनीति में आप सारे वाद लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं कि वहाँ जातिवाद चलता है, वहाँ पर धर्म का भी अपना बोलबाला है, उस तरह की राजनीति भी चलती है संप्रदायवाद वाली, लेकिन वहाँ पर आप क्षेत्रवाद का तड़का नहीं लगा सकते हैं। देखिए, एक पुराना इतिहास है बिहार में। बहुत से लोग बाहर से आए, यहाँ राजनीति उन्होंने की और यहीं जमकर रह गए। ताज़ा उदाहरण, मौजूदा उदाहरण, पूर्व के उदाहरण सब हैं। मधु लिमये भी आए और जॉर्ज फर्नांडिस भी और शरद यादव भी, और सबको बिहार ने स्वीकार किया। राजनीति बिहार की कुछ ऐसी रही है। लेकिन इस कड़ी में एक और इजाफा हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी मजलिस पार्टी वो आ चुकी है, लेकिन शुरुआत में ऐसा लगा कि वो आए हैं तो शायद बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा उनका। लेकिन धीरे धीरे इस बार के चुनाव में तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी गंभीरता से लड़ने वाले हैं। अब इस गंभीरता का अर्थ क्या है? क्या वही कि बीजेपी को जिता देंगे, या फिर कोई वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत हो रही है? जो सेक्युलर खेमे की राजनीति अभी तक असफल रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसको रिप्लेस करने की कोशिश हो रही है। सुकेश, ये समझना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को वो हरा देंगे आकर के, इस तरह के आरोप तो उन पर लगते रहे हैं। तो इसके पहले कि हम उस पर डिस्कस करें कि वो क्या क्या करेंगे, क्या इस बात को साबित करने में वो इस बार सफल हो रहे हैं कि वो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं सेक्युलर खेमे में? लेट्स नॉट बी सो सिंपलिस्टिक। हम लोग ओवैसी के बारे में जब चर्चा करते हैं तो हम लोग ने मानस ये बना लिया है, मैं डेविल्स एडवोकेट हो जाऊं, कि वो बीजेपी गठबंधन का फायदा पहुंचाने के लिए लड़ते हैं। वो पिछली बार भी लड़े थे। पिछली बार आरजेडी जेडीयू का गठबंधन था। वो गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन था, न सिर्फ कागजों पे बल्कि सतह पे, ज़मीन पे भी। बिहार पे आओ उसके पहले ओवैसी का बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है हमारे दर्शकों को। कई बार हालांकि इस पर चर्चा हुई है, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है कि बिहार चले आए हैं। वो बिहार के सीमांचल इलाके में लगातार और एक उपचुनाव जीतकर उन्होंने असेंबली में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है। पार्लियामेंट का चुनाव भी वो ठीक ठाक लड़े थे, लाखों वोट उनके कैंडिडेट्स को आए थे। पिछले काफ़ी समय से बिहार की राजनीति में इनरोड बनाने की जो उनकी कोशिश थी, वो मुझे लगता है कि एक शेप लेने लगी है। और वो ऐसे समय में शेप ले रही है जब उन्हें लगता है कि बिहार की राजनीति में ऑपोजिशन का स्पेस जो है वो शायद कमज़ोर हो गया है। हम आज ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं, ये बता देना दर्शकों को ज़रूरी है कि आज उनका और देवेंद्र प्रसाद यादव का गठबंधन हो गया है। अब देवेंद्र प्रसाद यादव को आप स्प्रिंट फोर्स मान सकते हैं, लेकिन हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं, देखिए 5 बार वो सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। वो जिस इलाके से आते हैं उन इलाकों पे ओवैसी की नज़र है। सीमांचल में उनका प्रवेश हो चुका था। बिहार की दर्शकों की जानकारी के लिए अगर इसको थोड़ा मैप पे हम बता सकें कि जैसे किशनगंज है, तो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, उनका एमएलए भी वहीं से आता है। करीब 70%, 68-70% के आसपास मुस्लिम कहे जाते हैं। पूर्णिया है, करीब 38% मुस्लिम है। अररिया है, करीब 42% मुस्लिम है। कटिहार है, करीब 43% मुस्लिम है। अब ये ऐसे इलाके हैं जिस पे ओवैसी की नज़र थी। उन्होंने उसको अब थोड़ा विस्तार देना मुझे लगता है कि शुरू किया है। उनको लग रहा है कि सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करके जो ठप्पा एक मोटे तौर पे उन पे लगा दिया जाता है कि वो वोट बिगाड़ने आए हैं, वो वोट काटने आए हैं, वो किसी का फ़ायदा पहुंचाने आए हैं, तो उन्होंने सीमांचल के साथ उसको कोसी से जोड़ लीजिए। देवेंद्र प्रसाद यादव का आना, और वो चूँकि मिथिलांचल इलाके से आते हैं, झंझारपुर से सांसद रहे, तो अगर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर का इलाका, जिसको आप मिथिलांचल का इलाका कहते हैं, कोसी इलाके में चले जाइए, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ये जो यादव बेल्ट खासतौर पे कहा जाता है कि सहरसा और मधेपुरा के बारे में बिहार के लोगों को मालूम है, रोम पोप का, मधेपुरा गोप का कहा जाता है। तो एक कंसोलिडेशन करने का उनका इरादा ऐसा है जो उनकी लॉन्ग टर्म राजनीति को कहीं ना कहीं परिलक्षित कर रहा है
कि वो जो MOI कॉम्बिनेशन किसी ज़माने में लालू यादव का था, उनको मालूम है कि लालू यादव आउट ऑफ पिक्चर हैं, उनको मालूम है कि वो अब बहुत दिन राजनीति नहीं कर सकते, कन्विक्टेड हैं, जेल में हैं, तो वो एक ऑल्टरनेट तलाश रहे हैं या ऑल्टरनेट देने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन, शायद उन्हें ये अंदर से लग रहा होगा कि एनडीए गठबंधन भले ही जीत जाए, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस इस बार फील करा देंगे, और वो फील कराना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर तीनों इलाकों में ये इनके लोग परकोलेट करके नीचे तक ले जाने में कामयाब रहे कि बिहार की राजनीति में कुछ तो नया हो रहा है, अगर ये करने में वो कामयाब रहे तो न सिर्फ ये तेजस्वी यादव आरजेडी कांग्रेस गठबंधन का फेलियर होगा, बल्कि एक जो वहाँ की ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स है उसको एक नया डायरेक्शन भी देगा। लेकिन जिन देवेंद्र यादव की बात अभी की गई सुकेश के द्वारा, वो 5 बार सांसद रहे हैं झंझारपुर से, केंद्र में मंत्री भी थे, लेकिन उसके बाद, और ये वाकया 2005 के आसपास का है, उसके बाद जो वो स्लिप करना शुरू किए बिहार की राजनीति में, तो फिर वो उभर नहीं पाए। तो क्या उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है? उन्हें जॉइन कौन कर रहा है बिहार में, उनको कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, इस बात से तय होगा। तो देवेंद्र प्रसाद यादव का उनको ज्वाइन करना बहुत पॉलिटिकल रिपल क्रिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक वजह सबसे बड़ी ये है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। 2005 में आप आए, 15 में आप आए, फिर 2020 में आप अवतरित हो रहे हैं। उस वक्त तक आप रहते हैं जब तक चुनाव होते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार में अब आ गए हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं गायब हो जाते हैं। उसके बाद आप फिर कहीं और चुनाव होता है तो आप पहुंचते हैं। तो ये जो बात कही जाती है कि आप क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने जाते हैं, ये गलत कैसे है? क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट किसी राज्य में होंगे तो आपके पास संगठन होगा, वहाँ का आपका पूरा अमला होगा, पटना में दफ्तर होगा। वैसा कुछ है नहीं। 2005 में आप आए, फिर 2015 में, फिर आप 2020 में आप आ गए, चुनाव है, फिर आप चले जाएंगे। तो आप आकर के एक खेमे के वोट बैंक में सेंध लगाते हैं, तीसरे खेमे को फायदा हो जाता है। हो सकता है आपकी मंशा ना हो। इसलिए मैंने कहा कि मैं डेविल्स एडवोकेट हो जाता हूं। हम दरअसल दिल्ली में बैठकर इसको बहुत सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि आप 15 में आए, उसके बाद 20 में आए। हम में से किसी ने ये ट्रैक नहीं किया है कि इस बीच वो कितनी बार सीमांचल गए। हम में से किसी ने ये ट्रैक नहीं किया है कि सीमांचल में उनकी स्थिति क्या है। बिहार के पटना में दफ्तर होना, उनकी मौजूदगी को दर्ज करा, ये ज़रूरी नहीं है। ये परंपरागत जो राजनीति है उससे वो आगे शायद निकलना चाहते हैं। उन्होंने एक क्षेत्र पकड़ा है, उनको आज तक ये कहा जाता है कि मुस्लिमों में उनकी पैठ है, वो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। तो इसलिए जिस समाज में उनकी पैठ है उस इलाके से आप पटना जाने की आपको जरूरत नहीं। अगर आप सीमांचल इलाके में, मेरी बात पूरी, आप मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, ये कोई यादवों की राजनीति करता है उस पर सवाल नहीं उठेगा। कोई कुर्मी की राजनीति करता है उस पर सवाल नहीं उठेगा। अगर उनका ये कहना है कि औरंगाबाद में हमने 23 साल के वहां के सिटिंग सांसद को हराकर हमारा एक सांसद जीत कर आता है, हम शिवसेना को हराते हैं, शिवसेना आज कांग्रेस के साथ सत्ता में है, हम इसको हिपोक्रेसी नहीं कहते। नहीं, फिर तो कोई हिंदुओं की राजनीति करेगा, फिर दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अरे तो दिक्कत नहीं है ना। फिर किस तरह की बात है? वो कहते हैं कि हम मुस्लिमों की राजनीति नहीं करते, लेकिन प्राइमरीली अगर उनकी पैठ मुस्लिमों में है, अगर वो उसको बढ़ाने के लिए देवेंद्र यादव को जोड़ते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा रिपल क्रिएट करने वाले हैं वो। मैं कह रहा हूं कि जो राजनीतिक वैक्यूम जो एक दिखाई देता है, शून्यता जो उनको दिखाई देती है, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये प्रयोग, राजनीतिक प्रयोग करना उसका धर्म है, और इसलिए वो उस लिहाज से वहां है। ये कह देना कि वो वोट काटने आते हैं, ये तो बड़ा सिंपलिस्टिक ये है। ये बात लेकर तेजस्वी यादव जाएंगे। तेजस्वी यादव अगर लोगों को ये कन्विंस करने में, और यही कन्विंस करने में कामयाब हो गए थे। नीतीश कुमार और लालू यादव, चूंकि एक बड़ा ऐसा गठबंधन था, फर्म गठबंधन था, कि वहां के वोटरों को लगा कि इनको वोट देना वोट वेस्ट करना है। हमारी एक पार्टी जिसका गठबंधन हो चुका है, 2 पार्टियां जिसका गठबंधन हो चुका है, वही बीजेपी को हरा सकती है। तो बीजेपी को हराने वालों ने इनके साथ वोट किया, आरजेडी और जेडीयू के साथ। मैं कह रहा हूं कि ये गठबंधन अगर कमजोर पड़ता है विपक्ष का, जिसमें ताकत नहीं दिखती है, तो शायद लोग नई उम्मीद की किरण देखें किसी की तरफ। और ये जो उनका एक बढ़ना है दूसरे इलाकों में, मिथिलांचल के इलाके के किसी नेता को साथ लेना, उनको यादव के तौर पे साथ लेना। देवेंद्र यादव की जो भी पहचान है वो मिथिलांचल के इलाके में है खास तौर पे, और यादव वहाँ से
जीतते रहे हैं, इसलिए एक 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 रेलेवेंस हो जाता है कि वो वहाँ के यादव नेता के तौर पे जाने जाते हैं। नहीं पर तो वो अपना एक वोट बैंक बढ़ाने के इसमें है, और वोट बैंक नहीं, वोट बेस बढ़ाने के इसमें हाँ, है। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको गंभीरता से अभी उन पार्टियों को लेना चाहिए जो समझते हैं कि जिस बैंक पे ही इज आइंग वो उनकी बपौती है। नहीं, अब ये देखिए, इस बात को इस तरह से भी लीजिए। एक तरीका है जो आप बता रहे हैं, दूसरा तरीका है कि जब आप उस वोट बैंक में जो कि बदलाव की तरफ कोशिश कर रहा है बिहार में, उसमें जब आप सेंध लगाते हैं तो आप दरअसल कर क्या रहे हैं कि इस बार के इलेक्शन का नतीजा आप पहले ही से निकाल रहे हैं। हो सकता है कल को आप, जैसा आप कह रहे हैं, ऑल्टरनेटिव बन जाएं बिहार में। हो सकता है 2025 के चुनाव में आप विकल्प बन जाएं, पर 2020 का नतीजा तो आपने निकालना शुरू कर दिया। आपने डिक्लेयर कर दिया है कि तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन जो है वो न मुसलमानों की रक्षा कर सकता है, न दलितों की, और न ही ओबीसी की, इसीलिए आप मुझे वोट करिए। लेकिन इस पूरे क्रम में जो वोट बैंक है ऑलरेडी बिहार में डिवाइडेड डाउन द मिडल, उसमें तो आप बहुत आसानी से सेंध लगा करके किसी के जीत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ये अजम्पशन जो है ये गलत कहाँ है? अचानक चुनाव में आपका अवतरण होता है, आप आते हैं 1200-1500 किलोमीटर दूर से और किशनगंज उतरते हैं, क्योंकि 70% आबादी मुस्लिम्स की है वहां पर। यह क्या बात हुई? आप पटना नहीं उतरते हैं, किशनगंज, कोचा दमन में चुनाव लड़ाते हैं। ये तो बड़ा ब्लेटेंट हो गया ना। इस तरह की डेमोक्रेसी को हम लोग तो कम से कम बहुत प्रश्रय नहीं देते हैं। आप जिस एजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो हमने एज्यूम कर लिया है कि जनता बेवकूफ़ है। अगर जनता उनको वोट देती है तो उसमें कुछ विश्वास देखेगी। हम ये क्यों समझ लेते हैं कि वो जनता जो उनको वोट देगी वो उनको चुनने के लिए नहीं देगी, वो तेजस्वी यादव का वोट काटने के लिए देगी। ये एजम्पशन भी मुझे लगता है कि पिछली बार जनता ने नहीं चुना उनको। पिछली बार जनता ने उनको एनफ वोट्स नहीं दिए कि वो लालू यादव आरजेडी कैंडिडेट्स को हरा सकते थे। हो सकता है इस बार भी जनता उनको वोट ना दे। मैं उनके प्रयास की बात कर रहा हूं कि अगर वो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता। मुंबई में इनरोड्स बनाना, महाराष्ट्र के अलग पॉकेट्स में इनरोड्स बनाना, उनकी कोशिश इनरोड बनाने की है। विपक्षी दल जो बिहार में है उनकी कोशिश अपना वोट बैंक संभाल के रखने की होनी चाहिए। क्या वो कोशिश जो है वो काफ़ी है या नाकाफ़ी है, ये जनता बता देगी। हम एज्यूम करके ना चले कि जनता उनको वोट देने वाली है, हम एज्यूम करके ये भी ना चले कि जनता उनको वोट नहीं देने वाली है। वो अपनी तरफ से ग्राउंड पे जिस तरीके का कॉम्बिनेशन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम डिस्कशन उस पर कर रहे हैं। क्या लालू यादव, आरजेडी, कांग्रेस, जो ये पूरा गठबंधन है, जो देखिए, जो जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूं और जहां वो आई करना चाहते हैं, क्यों ऐसा है? हर पॉलिटिकल पार्टी पिछली बार 2019 का लोकसभा चुनाव का आप खाका उठा ले बिहार का, जितनी ऐसी सीट्स थी जहां मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी, चाहे वो सीमांचल का इलाका हो, चाहे वो कोसी का इलाका हो, चाहे वो मिथिलांचल का इलाका हो, जिन सीट्स पे बीजेपी को लगता था कि यहाँ जेडीयू ही जीत सकती है, वहाँ जेडीयू को दिया गया लड़ने के लिए। तो हर पॉलिटिकल पार्टी वो अपने गणित को देखकर उतरती है और हर गठबंधन उन दलों को ही वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ाता है जहाँ उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। मुझे लगता है कि इन ऐसे पॉकेट्स में जहाँ आरजेडी का स्ट्रांग होल्ड है, अगर आरजेडी इन रोड बनाकर ये मैसेज परकोलेट कराने में कामयाब हो जाए कि दरअसल हम तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव तो हम हैं, ये कोई बाहर जो आप कह रहे हैं 12 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर से कोई आ गया है और वो तुम्हारा खैरख्वाह नहीं हो सकता। शायद जनता ये पूछ दे कि आप भी नहीं हैं। हाँ, पर आप भी नहीं बिल्कुल हो सकता और नीतीश कुमार भी नहीं हुए, तो हम किसी दूसरे पे भरोसा जता सकते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ये हर बार उनके बारे में कही जाती है, इसलिए वो चर्चा नई है। चर्चा नई ये है कि जिस तरीके से वो अपना बेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इज ही ट्राइंग टू बी ए सीरियस प्लेयर। और बहुत दिनों से, बहुत सालों से, दशकों से जिन पार्टियों का आधिपत्य रहा है उस वोट पे, क्या उसको चैलेंज करने की कोशिश है? उसमें सीरियस प्लेयर, उसको डिबेट में हम लोग लाए नहीं, क्योंकि वो सीरियस प्लेयर हैं, हम सब जानते हैं। सिंपल बात यह है कि जिस ब्रांड की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, क्या बिहार उस ब्रांड की पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है? एक ऐसा राज्य जो कि अपने समाजवादी राजनीति के लिए, सेक्युलरिज्म की बात के लिए, और भारतीय जनता पार्टी भी कुछ उस तरह से वहां राजनीति कर पाती हो जैसा शायद दूसरे राज्यों में वो कर पाए, ऐसा नहीं है। उसने भी वहां पर सोशलिस्ट बैकग्राउंड के लीडरशिप को ही प्रमोट किया है। अब वहां पर
उन जगहों को चुना गया है। और सुकेश कह रहे हैं कि मिथिलांचल और कोसी जी नहीं, उसके आगे भी मामला है। किशनगंज, दरभंगा, भागलपुर, गया, पूर्णिया, अररिया, ये सब तो हैं ही, साथ ही साथ महुआ में भी खड़ा करेंगे, मोतिहारी, पटना, गोपालगंज, सिवान, बेगूसराय, औरंगाबाद, कैमूर, ये सारे वो इलाके हैं, उन क्षेत्रों में खड़े किए जा रहे हैं कैंडिडेट जहां पर मुस्लिम बहुल कंस्टिट्यूएंसी है। देखिए, इस तरह से अगर आप सियासत को देखेंगे तो फिर ये बहुत सही परंपरा नहीं है। कोई भी आकर के बिहार में चुनाव लड़ सकता है और बिल्कुल स्वागत है हर व्यक्ति का। मधु लिमिये को जगह दिया, इस जॉर्ज फर्नांडिस को बिहार ने जगह दिया। मुजफ्फरपुर से जहां से आप आते हैं वहां से वो जीत कर बार बार गए, नालंदा से जो हमारे पास का है वहां से जीत करके वो गए। फिर भी ये जो हिसाब किताब बन रहा है ये तो अपने आप में कुछ अजीब है ना। देखिए, इस बात पे ऑब्जेक्शन है और कोई बात नहीं है ऑब्जेक्शन। क्या आपको लगता है कि बिहार के लोग ये स्वीकार करेंगे? मैं बार बार कह रहा हूं ना, बिहार के लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे ना। बिहार के लोग रिजेक्ट कर देंगे। क्यों ऐसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको कुछ सीट मिल जा रही है, कुछ उनको पोटेंशियल दिख रहा है, इसका मतलब, इसका निहितार्थ ये निकालना चाहिए कि जो विपक्षी की जो भूमिका होनी चाहिए, विपक्षी पार्टियों की जो भूमिका होनी चाहिए, कहीं उससे कोई नाराजगी है क्या? उस नाराजगी को क्या वो चैनलाइज करने की कोशिश कोई दूसरी पार्टी कर रही है क्या? मैं सवाल उस पे उठा रहा हूं। अगर जिन सीटों पे आप चर्चा कर रहे हैं वहां से उनका लड़ना फाइनल है और वहां वोट काट के वो बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, हम आप ये बात समझते हैं, तो जनता हमसे आपसे ज्यादा चालाक है। एक बार नहीं, कई बार इस बात को बता चुकी है और बिहार की जनता बता ही चुकी है। तो वो उनको हरा देगी और बैरंग उनको वापस लौटा देगी। मैं कह रहा हूं कि इस राजनीति में अगर वो अपनी इनरोड्स बनाने में कामयाब हो रहे हैं और उसको फैलाने में भी कामयाब हो रहे हैं या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि विपक्षी दल वो दे शुड पुल देयर शॉक्स अप। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हो सकता है कि विपक्ष ने अपनी भूमिका सही नहीं निभाई है, जो कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी रहे थे, और जाहिर है कि दूसरे को मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसका दूसरा पक्ष था जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, और जितना कंटेंशियस ये इश्यू है वो आपने देखा भी। अब ये जिम्मेदारी तो बिहार के लोगों की है कि आखिरकार इस कंटेंशियस इश्यू पर वो क्या फैसला लेते हैं। पिछली दफ़ा प्रचार में उनके साथ जाने का अवसर मिला था, बहुत भीड़ थी उनको सुनने वालों की, लेकिन वोट्स नहीं आए थे। अब क्या इतने वोट उनको आ जाएंगे कि वो चैलेंजर को चैलेंजर न रहने दें, या फिर वो इस बार भी बिहार की जनता का जो विस्डम है उसके आगे नतमस्तक होंगे? नजरें इस पर बनी रहेंगी। आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के संग बांटिएगा ज़रूर। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम आप तक इस तरह से खबरें पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।